म्यूचुअल फंड की नियामक एजेंसी एमफी ने जिस तरह से परिवर्तन किए हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के परिभाषा में, उसके आधार पर जनवरी 2026 जो कि अब चल रही है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स की परिभाषा चूंकि बदल रही है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो मिड कैप के स्टॉक थे उनमें से काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अब लार्ज कैप में जा रहे हैं। चूंकि लार्ज कैप में जाएंगे तो उसके नाते उनमें सेलिंग आ रही है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो लार्ज कैप के हैं वो अब मिड कैप में डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप के हैं वो मिड कैप में जा रहे हैं, और बहुत सारे मिड कैप के स्टॉक हैं जो डाउनग्रेड किए जा रहे हैं स्मॉल कैप में। इसके नाते म्यूचुअल फंड की तरफ से बड़ी खरीदारी और बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। डेटा में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं इस वीडियो में इन सारी चीजों की चर्चा करूंगा। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कहां पर है वो जो बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो अपग्रेड हो रहे हैं या डाउनग्रेड हो रहे हैं, और किस तरह से वहां पर चीजें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अब अगर बात करिए इस बात की जो मैंने अभी कही, तो डेटा में परिवर्तन है। जो आपने देखा है अभी तक जिस तरह से इन्फी ने बदलाव किया है, जो मिड कैप की रेंज थी 30,000 करोड़ के आसपास की कंपनियां, अब वहां पर 37,000 करोड़ कर दिया गया है। उसके नाते काफी स्टॉक्स हैं जो मिड कैप से निकल करके स्मॉल कैप में जा रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप, चूंकि वहां की परिभाषा 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1,07,000 करोड़ की गई है, तो वहां पर भी नंबर बदल रहा है। काफी स्टॉक जो मिड कैप के थे वो लार्ज कैप में जा रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप के काफी स्टॉक मिड कैप में आ रहे हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके नाते मार्केट में परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन अभी अगर मैं 1 मिनट आपका लूंगा और एक डाटा आपको दिखा रहा हूं जो आज के बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं यहां पर, तो एक चीज आपको दिखाई पड़ रही होगी अब चार्ट में, रिलायंस का ये इंट्राडे डेटा है। 1 मिनट के लिए समझिएगा इस बात को। तो जो यहां पर डेटा हमको दिखाई पड़ रहा है, इसमें साफ ये दिख रहा है कि रिलायंस, चूंकि आज रिलायंस गिरा है, जामनगर में जो हुआ, जामनगर की जो रिफाइनरी है इनकी, वहां पर ये खबर थी कि जो है रूस से तेल आ रहा है, लेकिन रिलायंस ने डिनाई किया कि 3 हफ्तों से हमको कोई रूस का तेल नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक प्राइस टूटा। लेकिन आज अगर यहाँ पर देखिए तो जो डिलीवरी वॉल्यूम हुआ, बेसिकली जो टोटल वॉल्यूम हुआ है, ये डिलीवरी नहीं है, ये टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो है, ये पिछले जो एवरेज यहाँ पर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने के, उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम पर कारोबार हुआ है। इसका मतलब समझिएगा इस स्टॉक पर नजर आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर आने वाले वक्त में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बड़े मूव पॉसिबल हैं। आईटीसी, यहाँ पर भी बड़े मूव पॉसिबल लगते हैं। 4 गुना लगभग यहाँ पर वॉल्यूम रहा है एवरेज का आज। यद्यपि गिरावट पिछले 2-3 दिनों में चल रही, लेकिन आज वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा है। कारण क्या है वो अलग बात है, किधर जाएगा वो भी एक अलग बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जिधर भी जाएगा मार्केट को काफी बड़ा मूव ये स्टॉक देने की तरफ दिखाई पड़ रहा है। साथ में यद्यपि दिन के दौरान आपने आईसीआईसीआई बैंक में तेजी देखी थी, तो वहां पर वॉल्यूम जो है 1.68 का है, तो वो भी आपको काफी बढ़िया मूवमेंट वहां पे भी देखने को मिल रहा है। यद्यपि वो तेजी के नाते रहा है, लेकिन इनका मूवमेंट आगे अगले कुछ दिनों के अंदर आपको जरूर जो है मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। एचडीएफसी में भी सेम चीज देखने को मिली है, वहां पर भी वॉल्यूम जो है एवरेज से 1.76 ज्यादा है, तो वहां पर भी वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये चीज आपको बाजारों में आगे की तरफ मूवमेंट जब आप देखेंगे तो उसमें ये काफी हद तक लगेगा कि इन स्टॉक्स के नाते जो है मूवमेंट आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब अगर हम लोग इस इन्फी की रिपोर्ट की बात करें, जिसके नाते कई सारे स्टॉक्स जो हैं अपग्रेड या डाउनग्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने वो लिस्ट रख रहा हूँ जो स्टॉक्स यहाँ पर अपग्रेड या डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो मेन है अपग्रेड जो स्टॉक हो रहे हैं, इसमें कई सारी चीज़ें आपको समझने की हैं। अपग्रेड में क्या है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इसकी बात करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि जैसे आप समझिएगा ये दिग्गज स्टॉक है पिछले कई महीनों सालों का। 2020 से अगर आप बात करिए तो ये स्टॉक जो है म्यूचुअल फंड का पसंदीदा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाया था। ये मिड कैप स्मॉल कैप में तो, स्मॉल कैप में तो नहीं था, मिड कैप में हमेशा से था, और मिड कैप में बहुत बड़ा परफॉर्मर था। इसलिए मिड कैप के कोई भी म्यूचुअल फंड आप उठा के देख लीजिए, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड जो मल्टीपल कैप के खरीदते हैं, उन सभी जगहों पर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब ये स्टॉक लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मिड कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको इसको सेल करना पड़ेगा या उनको सेल करना पड़ रहा है।
और इसी नाते पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है लेकिन अब वो अपने सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द पहुंचा है, खैर उसकी अलग बात है। मगर मुद्दा ये है कि ये जो गिरावट आपने देखी है वो उसमें मेन कारण यही है। यद्यपि मार्केट को ये बात पहले से पता होती है कि कहां पर क्या परिवर्तन होने वाला है, ये लिस्ट तो आज जारी होती है, लेकिन इसके पहले चूंकि ये जो डेटा हैं, जो बदलाव हैं, वो जून से ही ये खबरें आ गई थी और उसके बाद से कि परिवर्तन होगा जनवरी में, तो वो उसके नाते जो कैलकुलेशंस हैं वो हो जाती हैं। और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में करी है, क्योंकि बहुत सारा जो है मिड कैप के को ओन कर रहे थे और उनको बेचना पड़ेगा क्योंकि अब वो लार्ज कैप में जा रहा है। हाँ, लार्ज कैप वाले फंड इसको खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे वो कहना कठिन है। मैंने इसीलिए कहा अभी वो बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको लार्ज कैप की बाइंग यहां दिखने को मिले, बट काफी बड़े फॉल हो चुके हैं इस स्टॉक में और वो फॉल का मेजर कारण संभव है कि ये जो परिवर्तन है ये है। तो ये बहुत ट्रिकी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सारी कंपनियां जो पहले से हीरो रही हैं, मिड कैप की हीरो रही हैं, वो अगर जा रही हैं कहीं अपग्रेड हो रही हैं या डाउनग्रेड हो रही हैं, तो उनके ऊपर दोनों ही प्रकार का असर हो सकता है। यहाँ पर अब जैसे म्यूचुअल फंड में, जैसे यहाँ पर आपको मुथूट फिनांस भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मुथूट फिनांस की बात करिए तो मुथूट फिनांस में पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी रही है। मुथूट फिनांस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहां गिरावट हुई है। मुथूट फिनांस वन वे रैली कर रहा है। मुथूट फिनांस की स्थिति ये है कि जो जाहिर सी बात है, जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज बढ़ रहे हैं ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि लोग खरीद रहे हैं इसको। म्यूचुअल फंड को भी अब बेनिफिट है कि ये आ रहा है लार्ज कैप में फंड में आ रहा है, तो यहां पर उस तरह की सेलिंग नहीं दिख रही, क्योंकि ये पहले से म्यूचुअल फंड का बहुत पसंदीदा स्टॉक नहीं था मिड कैप में, लेकिन अब जब ये लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत सारे फंड यहां पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए लग रहे हैं और ये अपने लगभग रोज अपने नए हाइज के इर्द गिर्द में चल रहा है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। अब जैसे मिड कैप में स्विगी, वैसे बहुत लोगों ने नहीं खरीदा है मिड कैप फंड्स ने, लेकिन स्विगी भी मिड कैप फंड्स में था और अब जब वो लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है तो स्विगी में आप पिछले कुछ दिनों से मंदी देख रहे हैं और जो भी फंड उसको ओन करते थे, चूंकि आईपीओ बहुत पुराना नहीं है, करीब 1.5 साल पुराना आईपीओ है, तो काफी ओनरशिप थी इसकी फंड्स में, अब वो फंड मजबूरन इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो स्विगी में आप गिरावट देख रहे हैं। तो यहां पर दोनों प्रकार की गतिविधि बन रही है। इस डाटा के नाते, इन चीजों के नाते आप लगातार इसमें परिवर्तन देख रहे हैं। पॉलीकैप के साथ भी वही कहानी है। मिड कैप में काफी लंबे समय तक पॉलीकैप रहा है और अब ये लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर ये परिवर्तन आपको अभी देखने को मिलेगा। मैं अपग्रेड की बात कर रहा हूं, यहां पर अपग्रेड हुआ है आपका मिड कैप टू स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैप से मिड कैप में अपग्रेडेशन हुआ है। किसका हुआ है तो यहां पर पूना वाला फिनकॉर्प का हुआ है। पूना वाला फिनकॉर्प जो है अब जो है मिड कैप स्टॉक माना जाएगा स्मॉल कैप से निकल करके। पूना वाला को अगर आप बात करिए, बहुत सारे स्मॉल कैप के फंड्स इसको ओन करते रहे हैं पहले से, अब यहाँ पर मिड कैप में ये स्टॉक जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर परिवर्तन होता दिखता है। जिलेट इंडिया के साथ भी यही है। स्मॉल कैप के फंड्स ने बहुत ज़बरदस्त इसकी खरीदारी करी थी, बहुत लंबे समय तक ये स्मॉल कैप में रहा। पिछले 2-2.5 महीने 1.5 महीने में स्मॉल कैप फंडों के सेलिंग के नाते ये मंदी में रहा है स्टॉक, अपने बॉटम्स के इर्द गिर्द में घूम रहा है और अब ये स्टॉक मिड कैप की तरफ बढ़ रहा है। तो ये रिप्लेस करेगा बहुत सारे स्टॉक जो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो फंड से निकल जाएगा, मिड कैप के फंड से निकल के लार्ज कैप के फंड में जाएगा, इनफ्लो चेंज होगा। यहां पर समझिएगा, इसके नाते आपको बहुत सारे स्टॉक्स में वोलेटिलिटी दिख रही है। मेरा यहां पर कोई भी नजरिया बाई सेल बताने का नहीं है, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई स्टॉक यहां पर गिर जाएगा या बढ़ जाएगा। मेरा उद्देश्य समझाने का ये है कि बहुत जो गतिविधि देखने को मिल रही है, जैसे मंदी हुई बहुत सारे स्टॉक्स में, जिसमें डिक्सन है, जिसमें आप जिलेट कह सकते हैं, तो वो अलग, उसका एक बड़ा कारण ये है कि मिड कैप में चूंकि बहुत होल्ड करते थे पॉलीकैप को, डिक्सन को, तो उन्हें मजबूर होकर बेचना पड़ा क्योंकि वो लार्ज कैप की तरफ जाएगा। अब लार्ज कैप फंड ऑलरेडी रिलायंस और बाकी स्टॉक्स को खरीद के बैठे हुए हैं, तो उनके पास जब फंड आएगा, और फंड लार्ज कैप के पास कम आता है हमेशा, तो वो जब आएगा तो फिर वो उसको खरीदेंगे, तो फिर उससे वो रिप्लेस भी होगा और वहां पर वापस से फिर वो अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए बनेगी। ऐसा डरने का जरूरत नहीं है। सेम केस यहां पर जिलेट का हुआ। जिलेट में भी यही हुआ कि मिड कैप में चूंकि अब ये आ रहा है और ये स्मॉल कैप में था, तो स्मॉल कैप की में जबरदस्त फंड बाइंग यहां होती थी। अब जब ये मिड कैप की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो स्मॉल कैप से इसके निकलने के नाते यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ये सेलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर वही फंड्स जो है अपने मिड कैप में इसको बाइंग करेंगे, तो वो एक अलग केस होगा। बट अभी फिलहाल वो सेलिंग और उसके नाते बॉटम पे है। दोनों स्टॉक, डिक्सन और ये दोनों अपने मेजर जोन के इर्द गिर्द में फिलहाल तो कारोबार करते दिख रहे हैं। अपार इंडस्ट्री के साथ भी वही सेम कहानी है।
और यहाँ पर ये चीज़ आपको आगे भी देखने को मिलेगी, बहुत सारे स्टॉक्स के साथ ये चीज़ होती है और ये आगे भी होती रहेगी। यहाँ पर डाउनग्रेड अपग्रेड इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में अगर आप बात करिए, यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट ऊपर करूं, अब ये डाउनग्रेड जो किए गए हैं स्टॉक मिड कैप टू लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप से निकाल करके जिनको मिड कैप में डाल दिया गया है, लार्ज कैप से निकाल करके मिड कैप में डाल दिए गए स्टॉक। लार्ज कैप में थे, कौन से थे, जैसे इन्फो एज नौकरी लार्ज कैप में था, अब वो मिड कैप में आया है, तो ये रिप्लेस करेगा, बहुत सारी जगहों पर ये रिप्लेसमेंट का बनेगा। ये आपका ये यूनाइटेड स्पिरिट, हैवेल्स, आरईसी, अब ये स्टॉक्स जो हैं ये पहले लार्ज कैप थे और अब ये मिड कैप में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इसीलिए अकॉर्डिंगली चार्ट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पर बाइंग आ रही है, सेलिंग, और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्यों वो हो रहा है। होने का मेन कारण यही है। अब जिन जगहों पर बाइंग आ रही है वहां पर फिर क्या होगा, और भी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग आ सकती है, और जिन जगहों पे सेलिंग हो रही है तो वहां पर अभी और भी सेलिंग आ सकती है अगर वो अपने बॉटम के इर्द गिर्द नहीं है। जैसे इंडस टावर हुआ, ये इंडस टावर लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ आया है। यूनाइटेड स्पिरिट जो कि अपने हाइस के इर्द गिर्द में नहीं है, काफी गिर चुका है, ये भी मेन कारण उसका यही है कि लार्ज कैप से इसको निकलना था, तो लार्ज कैप फंड्स ने इसको खाली किया है, और मिड कैप फंड्स अभी खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मिड कैप फंड्स ने भी खाली किया है, तो इस स्टॉक ने नीचे का स्तर देखा है। हैवेल्स के साथ थोड़ा सा साइडवेज रहा है बाजार ये यहाँ पर। आरईसी जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखिए तो काफी पिछले समय से स्टॉक नहीं चला था, लेकिन पिछले 2-4 दिनों के अंदर यहाँ पर आ रही है बाइंग, थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पर मुद्दा गर्म होता दिख रहा है। तो ये चीज कई सारे स्टॉक्स के साथ लागू होता दिख रहा है। ऊपर और नीचे की साइड में ये मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। डाउनग्रेड हुए हैं स्मॉल कैप मिड कैप से नीचे की तरफ जो स्टॉक गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाद में आएंगी जो स्थिति बनेगी, बट फिलहाल जैसे टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक, टाटा एलेक्सी मिड कैप के फंड्स ने इसको जबरदस्त ओनरशिप थी, लेकिन जब इसको मिड कैप से निकाला जा रहा है, अब ये मिड कैप से नहीं निकल जाएगा और स्मॉल कैप की तरफ जाएगा। एक बात समझिएगा, फंड पहले क्या करेगा, जब स्टॉक डाउनग्रेड या अपग्रेड होगा तो पहले वो अपने फंड से उसको खाली करेगा। आप खुद ही सोचिए, लेना क्या है ये बाद में सोचा जाता है, बेचना किसको है, मजबूर किस पर हो रहे हो, किसको निकालना जरूरी है। लेने के लिए तो 50 ऑप्शन मिलेगा ना, उसके लिए तो कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जब हमको सेल करना है, मजबूरी है कि मान लीजिए हम फंड होल्ड करते हैं, अब हमको पता है कि ये 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको नॉर्म्स के नाते, नियमों का पालन करते हुए इनको हमें बेचना पड़ेगा, तो फंड पहले उनको बेचेगा। इसीलिए आपने सेलिंग देखा है ज्यादा जगहों पर, क्योंकि फंड पहले उसको खाली करेगा, खाली होने के बाद फिर वो वक्त आएगा जब वो उसको बाई करेगा, वो वक्त आएगा उसके पास होगा, बाजार जब ब्रेकआउट करेगी, बजट आ गया, बहुत सारे कारण है, आदमी कंफर्म हो गया कि नहीं अब हम लेना, वो तब लेगा। लेकिन सेलिंग सबसे पहले वो कर लेगा क्योंकि उसको अपने नियमों को पालन करना है, क्योंकि उसकी एक डेडलाइन है, 1 फरवरी डेडलाइन है, उसके पहले उसको सारा कुछ कर लेना है। 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में उसको सब कुछ कर लेना है। इवन जनवरी से पहले भी अगर उसने ये अनुमान लगा लिया तो वो पहले ही कर सकता है, और वो बहुत सारे, क्योंकि डेटा ऐसा नहीं है कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो अनुमान लग जाता है, तो वो अनुमान लगा लिया बहुत सारे जगहों पर। और इसलिए आपने प्रीवियस महीनों में इन स्टॉक्स में, पर्टिकुलर उन स्टॉक्स में जहां पर ओनरशिप बहुत ज्यादा थी मिड कैप के फंड्स में, चूंकि सबसे बड़ा जो पैसा आता है वो मिड कैप फंड्स में आता है, उसके चूंकि उनमें ही मिड कैप फंड या मिड कैप स्टॉक्स में ही जो आपके ऐसे जो फंड्स होते हैं जो मल्टी कैप्स होते हैं वो भी मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि रिटर्न ज्यादा बनते हैं। इसलिए तो जो भी मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ गए उनकी भी सेलिंग हुई, और मिड कैप से स्मॉल कैप की तरफ आए उनकी भी सेलिंग हुई, ये ज्यादा हुई है। अब जैसे ओनरशिप ज्यादा बहुत थी जिलेट में भी, वो स्मॉल कैप में था, अब वो मिड कैप में जा रहा, तो स्मॉल कैप के नाते उसकी सेलिंग हो गई। निकालने वालों की सेलिंग आपने ज्यादा देखी है, बाइंग वो अभी नहीं आई है, और मार्केट की कंडीशन भी खराब रही है, तो बाइंग करने की इच्छा भी नहीं हुई है बहुत सारे फंड हाउसेज की। ये बात भी आगे जारी रहेगी। हाँ, जब मार्केट ब्रेकआउट करने लगे और फंड हाउसेज को बाइंग करने की इच्छा होने लगेगी, तो वो जो नए अपग्रेड्स हुए हैं उनका बेनिफिट भी उन्हीं स्टॉक्स को देखने को मिल सकता है। खैर, टाटा एलेक्सी आपने देखा हैवी सेलिंग रही है पिछले कुछ समय में, वैसे भी टाटा ग्रुप के साथ प्रॉब्लम रही है, हैवी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सोना बीएमडब्ल्यू यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू जो है अब जो है ये मिड कैप से स्मॉल कैप की तरफ आ गया, स्टॉक नीचे की तरफ डाउनग्रेड हुआ है, बहुत ओनरशिप रही है इसकी, बहुत हल्ला गुल्ला इस स्टॉक के लिए होता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की साथ भी कहानी वही है,
ये स्टॉक अब डाउनग्रेड किया गया है। डाउनग्रेड का मतलब इनका चूंकि मार्केट कैप इनका कम है तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें परिवर्तन हुए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली जो है परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ एक स्टॉक जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, यहाँ पर जो है बाइंग रही है, क्योंकि ये स्टॉक्स धीरे धीरे करके, चूंकि वैसे भी फाइनेंस के स्टॉक्स में बाइंग रही है पिछले कुछ समय से, तो वहाँ पर स्थिति ज़्यादा बेहतर रही है। ओवरऑल ये बात आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ एक दिन के लिए नहीं है, ये बात बहुत बार आपको लागू करती हुई दिखाई पड़ेगी कि फंड्स इस तरह से बिहेव करते हैं। पहले वो सेल करने के बारे में सोचेंगे, फिर जो अपग्रेड हुए हैं या डाउनग्रेड हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फंड को एलोकेट करने के बारे में सोचेंगे। पहले फंड को निकाला जाता है और इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स में जो सेलिंग हुई उसके पीछे ये कारण रहा है। अब चूंकि डेटा तो अब आया है तो हम अभी बात कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे तो हम अब बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चार्ट समझते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट ये बता रहे थे कि उनमें जो हैवी सेलिंग है उसके पीछे बड़े इंस्टीट्यूट्स का कारण है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक समय का ड्रीम रन वाला स्टॉक जो आपका डिक्सन हुआ वो इतना बड़ा सेलिंग हुआ। ना सिर्फ डिक्सन में, केन्स में भी बड़ी सेलिंग हुई है, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसी तरीके से जिलेट हुआ, उसी तरीके से कई सारे स्टॉक्स हैं जिसने पिछले 3 महीनों के अंदर सेलिंग देखी है और उसका मेजर कारण जो है इस तरह की गतिविधि रही है, जहां पर फंड्स ने सपोर्ट नहीं दिया है, बाइंग नहीं करी है, फंड्स ने उनको सेल आउट किया है। उसकी मजबूरी थी। वापस से जब वो अपने जिस भी जोन में उनको जाना है, लार्ज कैप में जो स्टॉक गए लार्ज कैप में, जो स्मॉल कैप से मिड कैप में आए मिड कैप में आए, और उसके बाद वापस से जब फंड्स को लगेगा कि मार्केट कंडीशन ठीक हो गई, अब ये स्टॉक्स की डेटा क्लियर हो गया। पहले एक बात और समझिएगा, डेटा क्लियर कब होगा? जब लिस्ट आती, जो कि अब आई है। लेकिन सेल करना है, ये जानकारी अगर आपको पहले लग गई तो आप पहले बेचने के बारे में सोचते हैं, और इसलिए भी बिक्री हुई है। और अब जब ये नंबर्स आ चुके हैं, स्टॉक के नाम आ चुके हैं कि ये स्टॉक जो है डाउनग्रेड या अपग्रेड किए जा रहे हैं, तो वो शायद उसके पहले सारा का सारा माल हो चुका है। और बहुत सारे स्टॉक्स इसलिए चार्टिकली अपने बॉटम के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं, सपोर्ट्स के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। डेटा भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बन रहे हैं कि मार्केट जो है किसी एक साइड बड़े मूव की तैयारी करता दिखाई पड़ रहा है। बार बार ये लग रहा है कि डेटा काफ़ी हद तक कन्वर्ज हो रहे हैं, काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स रहेगा। जियोपॉलिटिकली मार्केट के ऊपर प्रेशर है, लगातार भारत के बाजारों के ऊपर प्रेशर है, लगातार ट्रम्प का प्रेशर, और वो सब कारण हैं कि बाजार अभी भी साइडवेज दिखती है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का डेटा शायद कुछ समय के बाद सुधरने लगेगा, और अगर बजट को लेकर के और अच्छी उम्मीद जगती है तो फिर बाजार आपको और बेहतर स्थिति में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये वक्त है जब आप बाजारों को बहुत अच्छे से समझें, चार्ट को समझें। अगर आप चार्ट समझते हैं तो इन चीज़ों में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। जब डिक्सन ने शुरुआत करी गिरावट की, आप एग्जिट कर सकते थे। जब सपोर्ट के इर्द गिर्द है तो आपकी अलग स्थिति हो सकती है। तो ये बात हमेशा आपको समझना है कि स्टॉक्स के चार्ट्स को आप समझिए, रीड करिए। जैसे फिलहाल ICICI बैंक हुआ, SBI हुआ, LT फिनांस में बहुत बार इसकी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये स्टॉक बढ़ते बढ़ते अब देखिए कहाँ पहुँच चुका है, कितनी बड़ी मूवमेंट उसमें हो चुकी है। पिछले 6 महीने के अंदर स्टॉक 40-45% के 50% ऊपर जा चुका है। तो जहाँ पर बाइंग हुई, फाइनेंस में एक ज़बरदस्त बाइंग हुई, और वो बाइंग का लाभ बहुत सारे स्टॉक्स को मिला है। वहीं पर जो बाकी जगहों पर जो सेलिंग हुई है वो भी, उसका भी एक बड़े कारण रहे हैं, और अब फंड फ्लो भी चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, और इसके लिए आपको ज़रूरत होती है चार्टिंग समझने सीखने की, क्योंकि उसके माध्यम से ही आप सही डिसीजन बना सकते हैं। बगैर चार्ट पढ़े, बगैर चीज़ों को समझे आप बेहतर डिसीजंस नहीं बना सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का यूज केवल और केवल आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कीजिए। मेरा यहाँ पर कोई बाई या सेल देने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है, जो मैसेज है, जो मार्केट ने जो बताया है, जो डेटा आया है, जो रिपोर्ट आई है, मैं वो सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, किन स्टॉक्स की तरफ आगे और मूवमेंट आ सकती है, बाजार किधर जा सकती है। आप अपना व्यू जरूर दीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।